जय हिंद आप सभी को। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्याख्यान। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए स्पेशल, और इसमें यूपी पुलिस भी है, और जितने भी मतलब कि हिंदी का व्याकरण जहाँ जहाँ आता है वो सब टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, है ना। लेकिन स्पेशल फोकस हम लोग करें यूपी टेट को लेकर के। इसमें हम लोगों का दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक वर्णमाला था और एक टॉपिक का नाम था अपना संधि, यानी कि संधि और वर्णमाला, दो टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा यानी कि एक फ्रेश टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समास। जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट इस पे समय खर्च करेंगे और समास के जितने भी टाइप बन पड़ते हैं उनको आज हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ लिखना शुरू करिए, समझना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। शुरू करते हैं आज का पढ़ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। समास का जो मतलब होता है, सबसे पहले आप प्रकारों पे हम लोग नहीं जाएंगे, प्रकार पे भी 2 मिनट लगेगा आने के लिए। समास का मतलब ये होता है कि चीजों को एक जगह कर देना, यानी कि इकट्ठा करना। समास का मतलब क्या होता है कि चीजों को इकट्ठा कर देना, संक्षेप में लिखना। आप अगर समास शब्द का मतलब समझना चाहें तो आप लिखेंगे संक्षेप में लिखना, यानी कि किसी बात को अगर हम संक्षिप्त तरीके से लिख दें, यानी कि उसको छोटा करके लिख दें, जिसे कहते हैं समास। अभी हम पीछे आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था संधि, जब हम लोग संधि पढ़ रहे थे तो संधि में हमें बताने की मतलब कोशिश कर रहे थे कि जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिलेंगे, इसलिए जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होता है ना, तो वहां पे संधि होती है। लेकिन यहाँ पे शब्दों के बीच से, यानी कि वाक्य के बीच के कुछ शब्दों को हटा करके वाक्य के शब्दों को ही संक्षिप्त रूप में एक जगह लिख दिया जाता है। एक बार फिर से समझिए इस कंसेप्ट को। संधि में क्या है कि वर्णों के मिलने से, चाहे स्वर स्वर से मिलेगा, चाहे व्यंजन व्यंजन से मिलेगा, कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है। लेकिन समास में दो शब्द मिलते हैं और पूरा का पूरा वाक्य क्या हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, उसको कहते हैं समास। तो इसी समास का मतलब आप लोग एक बार जरा लिखेंगे। समास का जो अर्थ है वो होता है संक्षेप में लिखना, यानी संक्षेप में लिखना। कोई आपसे पूछे समास का मतलब क्या है तो संक्षेप कर देना, उसको संक्षिप्त कर देना, ऐसे करके, है ना। चलिए, ये तो हुई बात एक। बात जो दूसरी हुई वह यह बात हुई कि अगर समास शब्द का मतलब हो गया संक्षेप में लिखना, तो अब हम लोग पहले कुछ शब्द समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं समास के प्रकारों पर। क्योंकि अभी हम बीच बीच में कुछ शब्द आएंगे तो आप लोग फिर कंफ्यूज होने लगेंगे कि शब्द क्या है, और कई बार तो परीक्षा में सीधे उन शब्दों का मतलब ही पूछ लिया जाता है। तो जरा एक बार देखिए, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं रसोई घर। रसोई घर, इस बतिया को अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे कि रसोई के लिए घर, यानी कि खाना बनाने के लिए एक घर। तो इसको शॉर्ट में भी अगर हम करना चाहें तो लिखेंगे कि रसोई के लिए घर। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रसोई घर। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, अब इस बतिया को अगर संक्षेप में लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं राजपुत्र, है ना। और रसोई घर को हम लोग अगर संक्षेप में लिखना हो तो रसोई के लिए घर नहीं लिख के एक बात में कह देते हैं रसोई घर। अब आप लोगों को संक्षेप का मतलब समझ में आ गया होगा कि दरअसल संक्षिप्त इसको कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया मतलब इसका। अब जरा कुछ शब्दों पे आइए, नोट कर लेंगे हम लोग कुछ शब्दों को। शब्दों को अपन कैसे नोट करेंगे, शब्दों को नोट करने में जरा एक बार लिखे समस्त पद, जो सबसे पहला ही होता है उसको कहते हैं समस्त पद। समस्त पद, ये समस्त पद क्या होता है जरा नोट कर लीजिए शब्द को एक बार। समस्त पद क्या होता है, जो शब्दवार हम लोग संक्षिप्त करके बनाते हैं उसी को कहा जाता है संक्षिप्त पद। जैसे अभी हम लिखे थे कि राजा का पुत्र, ये तो पूरा एक वाक्य हो गया, राजा का पुत्र। लेकिन जब हम इसको छोटा सा कर देते राजपुत्र, ये जो शब्दवार राजपुत्र बना है इसी को कहते हैं समस्त पद।
लिख लीजिए। समस्त पद ऐसे लिख करके लिखिए कि यहाँ उदाहरण के लिए लिख लीजिए राजपुत्र, एक शब्द नोट कर लीजिए। और समस्त पद का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग समासवा बना के रेडी कर देते हैं ना, जब समास बना लेते हैं तो जो शब्द नया मिलता है उसी को कहते हैं समस्त पद। समझ लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए समस्त पद। और एक एग्जाम्पल के लिए से लिख लीजिए राजपुत्र। अब अगर इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहें, एक होता है पूर्व पद, इसको क्या कहते हैं पूर्व पद। एक होता है उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। इसी पूर्व पद को आप लोग कहीं कहीं पढ़ते होंगे, मतलब प्रथम पद, और उत्तर वाला तो उत्तर वाला ही होता है। जरा इसको एक बार नोट कर लीजिए, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, यानी प्रथम पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। जरा उसी एग्जाम्पल से हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राजपुत्र है ना, तो जब हम इसको बोल रहे हैं तो कह रहे हैं राजपुत्र। जब तक हम राज बोल रहे हैं तब तक ये कौन सा है, प्रथम पद है। ये प्रथम पद हुआ जो राज शब्द हुआ है। और जो पुत्र शब्द हुआ इसी को कहते हैं उत्तर पद। ये कौन सा पद है, उत्तर पद। लिख लीजिए ऐसे करके। दो शब्द आपको और मिल गए, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले वाला। और प्रथम का मतलब तो प्रथम होता ही है, जो शुरू हो रहा है अभी। तो जहां से शुरू हो रहा है उसको कहेंगे पूर्व पद या तो प्रथम पद, और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। ऐसे करके लिख लीजिए। एग्जाम्पल राजपुत्र है ना। चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई समझने वाली। दो शब्द आपको और समझ लेना चाहिए, लेकिन उसको जब कर्मधारय समास पढ़ेंगे हम लोग ना तो समझेंगे। एक शब्द है उपमेय उपमान। दरअसल ये पढ़ा जाता है अलंकार में, है ना। जब हम लोग अर्थालंकार पढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि रूपक उपमा उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इसका मतलब कि बड़ा उपयोग होता है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास में भी थोड़ा सा आता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में समझेंगे जब कर्मधारय पढ़ाएंगे आपको। अभी मतलब अभी इसी वीडियो में समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए, अब हम लोग एक बार बात करते हैं कि जो समास में यानी हिंदी भाषा में जो समास है एक कई प्रकार के होते हैं। जरा लिखिए, समास 6 प्रकार के माने गए हैं। कई प्रकार के, 6। समास कई प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। जरा एक बार इनका नाम भी नोट करना चाहिए। पहला कौन सा है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, पहला समास कौन सा है, अव्ययी भाव। दूसरे नंबर पे अपना कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे हम अपना लिख लेंगे तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। आप लोग समास जोड़ते जाएंगे, है ना, ऐसे करके। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तीसरा समास कौन सा हम लोग पढ़ लेंगे, द्वंद्व। चलिए पढ़ लीजिए, द्वंद्व समास। चौथे नंबर पे कौन सा पढ़ेंगे, द्विगु पढ़ लीजिए, द्विगु समास। पांचवें नंबर पे कर्मधारय पढ़ लीजिए, कर्मधारय समास। और छठवें नंबर पे यानी आखिरी पे आप कौन सा पढ़ लेंगे, बहुव्रीहि पढ़ लेंगे, बहुव्रीहि समास। ये अपनी हिंदी में 6 समास पढ़ने होते हैं। हिंदी में कुल मिला के क्या समास पढ़ने होते हैं, 6 समास पढ़ने होते हैं। एक का नाम है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ऐसे करके होते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लगेंगे, 20 से 25 मिनट लेंगे और सबको खत्म करते हैं अभी, है ना। जब बोलते हैं तो आप लोग हमारे बोलने के साथ भी नोट करते रहा करिए, है ना। इसमें अपना समय बचेगा और वीडियो मतलब 20 ही 25 मिनट में आप अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। चलिए, हेडिंग बनाइए नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को अगर आपको पहचानना है तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसका जो प्रथम पद होता है वो कोई ना कोई अव्यय होता है, यानी कि प्रथम पद में अव्यय होता है। लिख लीजिए,
प्रथम पद अव्यय होता है। बस पहचानने का छोटा सा एक ट्रिक है कि अव्ययी भाव समास तब बनता है जब उसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। ऐसा एक लिख लीजिए आप लोग, अव्ययी भाव समास प्रथम पद अव्यय होता है। अब इसका जरा एग्जांपल एक बार देखिए तो समझ में आएगा। और कुछ एक और अगर लिखना हो तो ये समझ लीजिए एक ट्रिक है वो, उसमें क्या कहेंगे, पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति ऐसे लिख लीजिए, भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दो नियम लिख लीजिए, प्रथम पद अव्यय होगा, और एक लिख लीजिए कि अगर पुनरावृत्ति वाले शब्द आएंगे तो वहां भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब ये अव्यय क्या होता है, कुछ लोग सोचेंगे सर ये अव्यय क्या होता है। तो अव्यय उसे कहते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित न हो, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द है आमरण हो सकता है, आजीवन हो सकता है, यानी कि जीवन भर। आमरण का मतलब कि जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे जितने शब्द आएंगे वो सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ से जरा उदाहरण इसका लिखना शुरू करिए। एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथा जो है शब्द, आप यथाशक्ति कर सकते हैं, यथा सामर्थ्य कर सकते हैं। यथा अपने जगह पर रहेगा, पीछे के शब्द आप बदलते रह सकते हैं ना। यथाशक्ति, यथा समय, यथा सामर्थ्य, यथा ऊर्जा, यथा बल, आप कुछ भी कहिए। तो यथा जो शब्द है ये अपने आप में नहीं बदलेगा, यथाशक्ति हो गया। और क्या हो सकता है, आमरण, अभी बताए, आजीवन, है ना। ये तो हो गए तीन अव्यय पद वाले। पुनरावृत्ति में कैसे होता है, जैसे कभी कभी, है ना। अभी इसमें से कोई नहीं बदला, न कभी ये वाला बदला न कभी ये वाला बदला, तो अव्ययी भाव समास, कभी कभी। जब जब, अगर मान लिया आप ऐसे लिख दें जब जब, तो नहीं बदला, है ना, ऐसे करके लिख लीजिए। इतना एग्जाम्पल लिख लीजिए, यथाशक्ति हो गया, आमरण हो गया, आजीवन हो गया, कभी कभी हो गया, जब जब। यानी कि ऐसे जब दो शब्द आपस में पुनरावृत्ति करके आ जाएंगे तो वहां कौन सा शब्द होता है, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जब जब, तब तब, कभी कभी, जैसे जैसे, है ना। जैसे एक दोहा है ना कि बढ़त बढ़त संपत सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सो फिर न घटे, जड़ समेत कुम्हलाए, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे संपत्ति और सरोवर का पानी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मन और मतलब कमल रूपी मन वैसे वैसे बढ़ता जाता है पानी और संपत्ति के साथ साथ। लेकिन जब संपत्ति चली जाती है और सरोवर का पानी घट जाता है तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, समूल नाश हो जाता है और वो कमल भी सूख जाता है, ऐसा। तो यथाशक्ति हो गया, आमरण, आजीवन, कभी कभी, जब जब। आप नोट करिए फटाक से, इसके शॉर्ट लीजिए, थोड़ा साइड होते हैं, जैसे भी निपटाइए इसको। चलिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर समझ में ना आया हो एक बार अपना नोट देखिए, सुनिए हम क्या आपको लिखाए हैं। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका प्रथम पद अव्यय होता है। इतनी सी बात बताया आपको। अब आप कहेंगे कि महाराज आखिर अव्यय क्या होता है, तो अव्यय वह होता है जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित न हो, उसे क्या कहते हैं, अव्यय। यानी कि जो खर्च न, व्यय यानी खर्च, और यानी कि नहीं, जिसका कोई खर्च न हो, यानी जो समय के साथ लिंग के अनुसार परिवर्तित न हो, उसे कहते हैं अव्यय। तो जैसे यथाशक्ति, आमरण, आजीवन, है ना, ये सब शब्द थे। एक बताए, आप अव्ययी भाव वहां ट्रिक करेंगे जहां दो शब्द एक जैसे आ जाएं, जैसे कि कभी कभी, जब जब, ऐसे करके, ठीक बात। ये था अव्ययी भाव समास। दूसरा बनाइए जरा। अब दूसरी हेडिंग बनाएंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसको कैसे पहचानेंगे। इसके पहचानने में एक बात लिखिए कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का लोप, बस इतनी सी बात। अब इसमें अभी हम लोग पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ये सब हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप कई बार पढ़े होंगे समास और इसी पूर्व पद उत्तर पद में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ट्रिक करके आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग पूर्व पद उत्तर पद की बात अभी तक नहीं किए हैं, ना तो अव्ययी भाव समास में, ना तो यहाँ। हम क्या कर रहे हैं,
कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो कहें गुरु जी कारक चिन्ह क्या होते हैं, है ना। कारक चिन्ह वही होते हैं जो आप पढ़े होंगे कहीं न कहीं, कर्ता ने कर्म को क्रिया से, नहीं मतलब क्रिया तो नहीं होता है, कर्ता ने कर्म को, फिर आपादान, ऐसे जो होते हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग, यही कारक चिन्ह होते हैं। ये कुल मिला जुला के मतलब कर्ता से लेके संबोधन तक जाते हैं, आपादान है, अधिकरण है, संबंध है, ये सब होते हैं। तो जरा तत्पुरुष समास का अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। जैसे एक शब्द खूब पूछा जाता है हथकड़ी, हथकड़ी। अभी जो हम शुरू में आपको बताए थे रसोई घर, रसोई घर। एक लिखिए विद्यालय, विद्यालय, है ना। तीन लिख लीजिए, अभी एक एक करके फिर बताते हैं। पहले तीन लिखिए, बनाइए हेडिंग तत्पुरुष समास, उसमें बस एक परिभाषा लिखनी है कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो लिखिए हथकड़ी, रसोई घर, विद्यालय। एक जो पूछ लिया जाता है कई बार जेब कतरा, है ना, जेब कतरा, यानी जो आपको क्या करे, जेब को काट ले। जेब कतरा जो जेब को कतर दे। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो कड़ी किसके लिए बनाई गई, आपके हाथ के लिए। रसोई घर, वह घर जहां पे क्या हो, रसोइया का कारोबार हो। विद्यालय यानी विद्या के लिए घर, विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर। ये सब समास किसके हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जैसे अभी समझाते हैं, अभी एक एक करके समझाएंगे तो समझ में आए, पहले इतना नोट कर लीजिए। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे हथकड़ी, रसोई घर, विद्यालय, जेब कतरा, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ऐसे करके हस्तलिखित। ये सब जो एग्जाम्पल आते हैं सब तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं, है ना। लिख लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, मिठाई इसको, चलिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग पढ़ रहे थे समास, समास के 6 प्रकार होते हैं। उन 6 प्रकार में हम लोग दूसरे पे आ गए थे तत्पुरुष समास पे। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए एक बार। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। जो तत्पुरुष समास है ये भी कै प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। जरा हमारे साथ एक बार लिखने का प्रयास करिए। पहले हम लोग एक बार समझते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। हेडिंग एक बनाइए तो छोटी सी, कारक चिन्ह। जो लोग न जानते हों, मान लीजिए जो लोग कारक चिन्हों के बारे में जानते होंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अपना, 2 मिनट धैर्य रखेंगे। बाकी जो लोग नहीं जानते होंगे कारक चिन्ह, वो एक बार समझ लेंगे। एक कारक चिन्ह डायरेक्ट भी पूछे जाएंगे और समास में तत्पुरुष समास के भेद पढ़ने हैं चूंकि हम लोगों को, तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो जरा एक बार देखिए हमारे साथ। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना इसको, कैसे कि कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, हम थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, आपको दिखने में थोड़ी सी सुविधा होगी क्योंकि आएगा नहीं एक बार में, और एक बार में आएगा नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से, अब से का मतलब होता है से या द्वारा, है ना, आप ऐसे लिखेंगे से या द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। आपादान से अलग, आपादान से अलग। आपादान से अलग। फिर बनाएंगे संबंध, संबंध। अरे भाई काहे हम गलत लिख रहे हैं बात, ऐसे लिखेंगे ना संबंध। संबंध में क्या होता है, का की के, रा री रे भी होता है, का की, हम लोग ऐसे के तीन कर लीजिए, थोड़ा सा हिंट बस। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में या पर,
अधिकरण में होता है में या पर। एक होता है अपना संबोधन, एक होता है संबोधन में हे, अरे, है ना, ऐसे करके लिख लीजिए। जरा एक बार इतना बनाइए तो एक कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं कारक चिन्ह? एक हो गए कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार अगर आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के सुना देते हैं, हमारे साथ लिख लीजिए फटाक से। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में या पर संबोधन में है अरे। इतनी बात जरा नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, इसको अपने में, लेकिन काफी पे नोट जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो अभी तो याद आ जाएगा, बाद में भूल जाते हैं आप लोग, है ना। चलिए, ये होते हैं कारक चिन्ह। अब इसमें अभी हम आपको बताएं कि जो तत्पुरुष समास होता है, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जो अपना तत्पुरुष समास है दरअसल वो कर्ता का नहीं बनता। अभी बताते हैं कर्ता का क्यों नहीं बनता। वो कर्म से लेकर के अधिकरण तक बनता है। कहां तक बनता है? इधर कर्ता को ऊपर वाला एक छोड़ देता है, एक नीचे संबोधन को छोड़ देता है। कुल संख्या 8 थी। कर्ता कर्म करण 3, संप्रदान आपादान 5, संबंध अधिकरण 7 और संबोधन 8। कुल संख्या कितने की थी? 8 की थी। 8 में से कर्ता को ऊपर निकाल दीजिए, अधिकरण को संबोधन को नीचे से छोड़ दीजिए, बचे कितने? 6। कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, नहीं संबंध पांचवा है, संबंध, अधिकरण, कुल मिला के 6 बचे, है ना। तो इन्हीं 6 के आगे आप जोड़ लीजिए तत्पुरुष समास। कैसे जोड़ेंगे अभी लिख के बताते हैं। ये हो गया। एक बार हम इसको मिटाएं, थोड़ा सा रिफ्रेश करें। चलिए देखिए, संबोधन को मिटा दिए नीचे से, इधर कर्ता को मिटा दिए, इधर क्या किए? इतना कर्ता को मिटा दिए। तो आप लोग लिखेंगे जरा, देखिए ऐसे करके। और हम लोग इन्हीं 6 को बनाएंगे तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये अपने 6 होते हैं तत्पुरुष समास। नोट कर लीजिए फटाक से, है ना। तो हम आपको क्या भी पढ़ा दिए जल्दी से, एकदम 2 मिनट में पढ़ाए, कारक चिन्ह। एक कारक चिन्ह हम आपको क्यों पढ़ाए? क्योंकि हमको पढ़ना था तत्पुरुष समास। और आप लोगों में से कम, मतलब सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ 2-4 लोग जरूर ऐसे होंगे जिनको भी कारक चिन्ह अच्छे से नहीं पता होगा, तो लोग भी एक बार रिवाइज कर लिए। और ये 6 होते हैं अपने तत्पुरुष समास, है ना। चलिए, तभी हम लोग क्या लिखे थे? कर्म वाले में क्या आता है? को आता है। एक ऐसा चार्ट बनाइए कर्म वाले में। अब आप लोग अलग से बनाएंगे, ऐसा नहीं काट के मिटा के उसी में बना देंगे। हम तो, हमारे पास सुविधा थी, हम अपना डेस्कटॉप से मिटा लिए। आप लोग अगर कॉपी पे नोट कर रहे होंगे तो काटेंगे नहीं, अलग से चार्ट बनाएंगे भाई। वो तो कारक चिन्ह था, उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, कारक चिन्ह पड़े थे केवल। अब यहाँ वापस आ जाइए तत्पुरुष पे, ये सब तत्पुरुष समास है। अब अपना हो गया तत्पुरुष समास। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? एक कर्म वाला होता है को, करण वाला होता है से या द्वारा, से या द्वारा। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। आपादान का हम लोग अभी क्या लिखे थे? से अलगाव, से अलगाव। संबंध में का की के, यानी का वाला लिख लीजिए। अधिकरण में या पर, ऐसे करके एक जरा इसको बना लीजिए टेबल, है ना। एक ऐसा छोटा सा टेबल बना लीजिए। कर्म तत्पुरुष में को आएगा, करण तत्पुरुष में से द्वारा आएगा, संप्रदान में के लिए आएगा,
आपादान में से अलगाव आएगा, संबंध में तत्पुरुष का का आएगा और अधिकरण में या पर आएगा। ठीक बात, यहाँ तक समझ बात बैठी क्या? इसको एक बार बना लीजिए चार्ट को, फिर आगे में एक एक एग्जांपल लिख के आपको समझाते हैं, है ना। चलिए हो गया। देखिए जरा, एक आप ऐसा एग्जांपल सोचिए कि जिसमें को वाला है, जिसमें क्या है, कोई ना कोई शब्द को लेकर के आए, या फिर बीच में उसके आ जाए को। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक बार सोचने का प्रयास करते हैं कि कौन सा उदाहरण किसमें आ सकता है। हम लोग एक एक उदाहरण लिखेंगे चल, है ना। हालांकि यूपी टेट के लिए इसके उदाहरणों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानते रहे कि तत्पुरुष समास होता क्या है, कि जिसमें क्या होता है तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। बस इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी एक आधा एग्जाम्पल हम लोग खोज के इसमें सेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ये जो कर्म तत्पुरुष है, इसमें क्या आता है, को आता है अपना। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिसमें बीच में को आ जाए। जैसे अभी हम आपको बताए थे जेब कतरा, है ना, जेब को काटने वाला, जेब कतरा जेब को काटने वाला। जैसे आप कह सकते हैं कि पतित पावन, एक शब्द आप बहुत अच्छा है, क्या शब्द है, पतित पावन, यानी पतितों को पावन करने वाले, यानी कि जो लोग निम्न श्रेणी के हैं, नीचे के हैं, उन्हें भी उत्कृष्ट बना देने वाले क्या है, पतित पावन। तो आप यहाँ पे लिखिए पतित पावन, पतित पावन, यानी कि जो क्या कर सकते हैं, जो क्या करें, पतितों को पावन बना दें, वो पतित पावन है। एक करण तत्पुरुष में अभी हम जैसे बताए थे कि हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, यानी हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। संप्रदान के लिए हथकड़ी, हथकड़ी है, रसोई घर है, कुछ भी लिखा, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, है ना। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, विद्यालय विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए घर। से अलगाव में एक शब्द जैसे आप लिख सकते हैं धनहीन, एक शब्द आप लिखेंगे धनहीन। धनहीन का मतलब कि धन से अलग है, धन से हीन होने का मतलब है कि उसके पास दरअसल धन है नहीं, वो धनहीन है। जैसे ऐसे आप एक शब्द सोच सकते हैं रोग मुक्त, रोग मुक्त में ये निहित है कि रोग से क्या है, अलग हो गया है। आप एक शब्द यहाँ लिख सकते हैं रोग मुक्त, हमारे साथ आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, रोग मुक्त। संबंध में जैसे भी राजपुत्र बताया आपको हम, राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, है ना, राजपुत्र। अधिकरण तत्पुरुष में पर क्या हो सकता है, जैसे आप बीती, यानी आप पर बीती, आप यानी खुद पर, आपका मतलब क्या होता है, खुद, आपका मतलब ये नहीं कि दूसरा आदमी, आप बीती यानी कि खुद पर बीती हुई। एक शब्द होता है जैसे लिख लीजिए यहाँ पे, आप बीती, बीती बड़ी, आप बीती, आप बीती यानी कि खुद पर बीती हुई, लिख लीजिए। अब जैसे और भी आप लिख सकते हैं, जैसे संबंध में गंगा जल, गंगा का जल, है ना, ऐसे करके आप सोच सकते हैं बहुत। अब जैसे हस्तलिखित है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक जैसे वो है कि तुलसीकृत, जैसे नहीं आप कहीं पढ़ते तुलसीकृत रामायण है, तो तुलसीकृत हो गया। चलिए ये हो गया तुलसीकृत, यानी तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ के लिए ऐसा टेबल बना लिया, यानी एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिए जरा। कर्म तत्पुरुष में बीच में को आएगा, एक बार फिर समझिए, कर्म तत्पुरुष बीच में को विभक्ति का लोप हुआ है। पतित पावन, जो पतित को पावन कर दें। करण में से या द्वारा, हस्तलिखित हाथ के द्वारा या हाथ से लिखा हुआ। संबंध तत्पुरुष के लिए हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अपादान से अलग यानी धनहीन, जैसे कि उसके पास धन नहीं है, यानी धन उससे दूर हो गया है, तो वो क्या हो गया, से अलगाव, यानी धन से उसका अलगाव हो गया, धनहीन हो गया। रोग मुक्त, वह रोग से अलग हो गया है, तो रोग मुक्त। संबंध में राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, ऐसे करके। अधिकरण में पर आप बीती, एक बड़ा अच्छा शब्द है,
कि आप बीती। एक उर्दू के शायर हुए हैं, बड़े मशहूर शायर हुए हैं, उनका नाम है मुनव्वर राना, है ना? उनका क्या नाम है? मुनव्वर राना। वो लिखे थे कि न मैं चोटी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ, आप बीती को लिख करके मैं जगबीती बनाता हूँ। यानी कि जो मैं खुद यथार्थ भोगता हूँ, उसी को लिख देता हूँ और वही क्या हो जाती है? कविता हो जाती है ना? आगे की एक लाइन बड़ी अच्छी है, मैं भूल रहा हूँ कि यहाँ हर इनाम है बंदूक साजी पर, हुकूमत का हर इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा मैं बैसाखी बनाता हूँ। मुनव्वर राना इसके मतलब